नमस्कार, मैं सुनील कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स और मैंने कल बात की थी पेल्टन टरबाइन के बारे में। कल मतलब ये वीडियो में। ठीक है, आज हम पेल्टन टरबाइन में कुछ और बातें करेंगे और कुछ बारीकियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। कि पेल्टन टरबाइन है। तो जो बातें मैं पेल्टन टरबाइन के लिए बोल रहा हूँ वो बातें सभी इम्पल्स टरबाइन के लिए लागू होंगी। पेल्टन टरबाइन में आपने क्या नोटिस किया? पहली बात आपने नोटिस की, पेल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है। ऐसी टरबाइन है इम्पल्स। इम्पल्स टरबाइन है, इसका क्या मतलब था? इम्पल्स टरबाइन इसका ये मतलब था कि टरबाइन के ब्लेड्स पर जो बल लगेगा वो बल केवल फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके। ठीक है, पल्स रिएक्शन टरबाइन का जब डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो सारे बातें मैं कंक्लूड करूंगा, सबको जोड़ूंगा आपस में। ठीक है, अभी सुनते चलिए। ठीक सर, आपने कहा कि इम्पल्स टरबाइन का मतलब है ऐसी टरबाइन जिसके ब्लेड पर जब बल लगे तो वो बल केवल काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके आए, प्रेशर एनर्जी को नहीं। और इसलिए क्योंकि यहाँ प्रेशर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होना है, इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड की जो भी एनर्जी है उसका कंप्लीट कन्वर्जन कराएंगे केवल एक रूप में। और वो कौन सा रूप होगा? काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्लूइड होगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका पेनस्टॉक। क्या आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? डैम से। ये है पेनस्टॉक का एंड। पेनस्टॉक के एंड पे लगा हुआ है नोजल। अब ये नोजल से निकलेगा फ्लूइड, और फ्लूइड क्या करेगा? ब्लेड्स पे टकराएगा। किसके ब्लेड्स पे टकराएगा? टरबाइन के ब्लेड्स। ये टरबाइन्स की टकराएगा। अब ये जो फ्लूइड टकराएगा क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ये बल आया है किस कारण से? केवल काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके। अब समझिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके आया है इसलिए इसको इम्पल्स फोर्स भी बोल देते हैं, इम्पल्स फोर्स। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ पे शाफ्ट है जिसको खुला रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ है क्या, यहाँ जो फ्लूइड है नोजल के एंड पर, नोजल के एंड का मतलब रनर का इनलेट, नोजल का एंड रनर का इनलेट। क्योंकि ये पानी जो है अभी रनर में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश करने वाला है। यहाँ पे एनर्जी किस रूप में रहेगी? केवल और केवल काइनेटिक। यहाँ प्रेशर एनर्जी कुछ होगी? नहीं सर, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हमने सारे फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया वो काइनेटिक एनर्जी में। कैसे? नोजल से पास करा के। और दूसरी बात, ये पानी कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। अगर एटमॉस्फेयर में है तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ प्रेशर क्या होगा? यहाँ का प्रेशर होगा। और अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है इसका मतलब गेज प्रेशर 0 है, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब फ्लूइड आया है तो किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। टकराने के बाद जब गिरेगा तो किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक पे। यहाँ अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इनलेट प्रेशर क्या है, अगर मैं इनलेट प्रेशर को 1 बोल दूँ, इनलेट प्रेशर क्या है? आउटलेट प्रेशर क्या है? मतलब टकराने से पहले का प्रेशर, टकराने के बाद का प्रेशर। तो आप कहोगे सर टकराने के पहले का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक है, टकराने के बाद का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक का, मतलब ये दोनों बराबर हैं। और ये वैल्यू एब्सोल्यूट प्रेशर के पदों में किसके बराबर है? और अगर गेज में पूछे तो है। ठीक है, आप एब्सोल्यूट और गेज का मतलब समझते हैं, मैंने पढ़ाया है। इसलिए इस टरबाइन को, इम्पल्स टरबाइन को आप इक्वल प्रेशर टरबाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल प्रेशर टरबाइन। इक्वल प्रेशर टरबाइन, प्रेशर टरबाइन नहीं, इक्वल प्रेशर टरबाइन। ठीक है, इक्वल प्रेशर टरबाइन भी बोला जाता है। नाम समझे रहिए। ओके, और ये सवाल एग्जाम पूछा गया है कि इम्पल्स टरबाइन में जो प्रेशर होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है। तो आप कहोगे प्रेशर चेंज होता ही नहीं है। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होता है? 0। चेंज इन प्रेशर क्या होता है? 0। प्रेशर का कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं। तो हम प्रेशर जब फ्लूइड आ रहा है एटमॉस्फेरिक है, जब टकरा के गिरेगा तो भी एटमॉस्फेरिक है। तो प्रेशर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर चेंज क्या होगा? 0। ठीक है, यही रिएक्शन टरबाइन जब होगी वहाँ प्रेशर का चेंज आएगा।
क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जाएगा। इसलिए जब फ्लूइड टरबाइन के अंदर प्रवेश करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, प्रेशर एनर्जी भी घटेगी। जब हम रिएक्शन टरबाइन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरी बात यहाँ चूंकि सिंगल जेट पेल्टन टरबाइन है, यहाँ कितनी ब्लेड मैंने बनाए? 4 ब्लेड बनाए। कोई जरूरी नहीं कि 4 हो, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड कितने होते हैं? आपने कल टाइगन फार्मूला पढ़ा हुआ है। टाइगन फार्मूला क्या बताता है? 15। नंबर ऑफ ब्लेड क्या होंगे? 15 प्लस m बाई, यहाँ m क्या है? जेट रेशियो। नंबर ऑफ फार्मूला है, ये जेट रेशियो है और ये 15 है। आप नहीं पढ़ रखा, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 15 से ज़्यादा ही होगी। नंबर ऑफ ब्लेड यहाँ 15 से ज़्यादा ही है। पेल्टन टरबाइन नंबर ऑफ ब्लेड 15 से ज़्यादा ही होते हैं। कितना होगा? इसका मान पुट करके देख लीजिए। इसका मान आपको पता ही है, 11 से क्या होता है। 11 रखिए, 16 रखिए, देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, एक राउंड देख लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, चूंकि सिंगल जेट है तो यहाँ पानी जो है, या यहाँ सारे ब्लेड एक्सपोज्ड हैं जेट के सामने, केवल एक। आपको केवल एक मतलब केवल उसी ब्लेड पर पानी गिर रहा है जो जेट के सामने। बाकी ब्लेड्स क्या पानी के सामने है? नहीं है। तो क्या इन पे वाटर टकरा रहा है? नहीं। इसका मतलब ओनली फ्यू ब्लेड्स आर एक्सपोज टू वाटर एंड रेस्ट आर इन एयर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद है। ये रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा? रिएक्शन टरबाइन में पानी हर ब्लेड पर आएगा, वहां पर एक केसिंग, पानी केसिंग के माध्यम से प्रवेश करेगा। सर क्या यहाँ केसिंग नहीं होती क्या? यहाँ केसिंग नहीं होती क्या? नहीं, यहाँ केसिंग हो सकती है। केसिंग को बना रहा हूं, ये है केसिंग। यहाँ केसिंग, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? यहाँ केसिंग हो सकती है। केसिंग का मतलब कुछ नहीं है, ढक्कन टाइप का है कि आपका टरबाइन जो है उसको आप ढक दोगे, उसे बोला जाता है केसिंग। ये जो केसिंग है, यहाँ ये जो केसिंग है, ये अगर आप पूछेंगे क्या जरूरी है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये केसिंग ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप चाहो तो रखो, आप चाहो तो रखो, ऑप्शनल है। केसिंग यहाँ सर एयर टाइट, वाटर टाइट होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन नहीं है। जब मैं रिएक्शन टरबाइन पढ़ा लूँगा तो आपको केसिंग का महत्व समझ में आ जाएगा, केसिंग की वर्किंग समझ में आ जाएगी। अभी आप बस समझिए कि इम्पल्स टरबाइन में केसिंग ऑप्शनल होती है, मतलब ज़रूरी नहीं होती। अगर ना रखें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, मतलब हाइड्रोलिक फंक्शन की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और अगर रखेंगे तो हाइड्रोलिक फंक्शन की दृष्टि से कोई फायदा नहीं है। सर हाइड्रोलिक फंक्शन की दृष्टि से क्या मतलब है? देखो बताता हूं मैं आपको। रिएक्शन टरबाइन में अगर ये रिएक्शन टरबाइन होती तो केसिंग के होने से यहाँ पे जो फोर्स लगता उस पर प्रभाव पड़ता और इफिशिएंसी पे भी प्रभाव पड़ता। केसिंग के होने से रिएक्शन टरबाइन में इफिशिएंसी ज़्यादा आती है, इसका मतलब वहाँ पे उसका एक हाइड्रोलिक फंक्शन है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक इफिशिएंसी को बढ़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे पानी जो आया है किस प्रेशर पे है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टकरा के गिर भी जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहाँ पर चूंकि पानी का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए केसिंग का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, मतलब हाइड्रोलिक यूज नहीं है। तो फिर यूज क्या है यहाँ पर? यहाँ यूज है सेफ्टी। क्योंकि ये केसिंग होने से क्या फायदा है? देखो पानी जब टकरा के लौटेगा तो क्या होगा? अगल बगल जो मशीनें होंगी वो भीग जाएंगी, लेकिन अगर केसिंग लगा होगा तो पानी टकरा के गिर जाएगा और कोई व्यक्ति टरबाइन के पास ना पहुंच जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे भी सुरक्षा रहेगी। तो केसिंग ऑप्शनल होती है, आप लगाओ तो ना लगाओ तो, हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, इसलिए कोई हाइड्रोलिक कोई नुकसान नहीं हमारा। लेकिन अच्छा होगा कि आप केसिंग को लगाएं। केसिंग क्यों लगाएं? ओनली फॉर सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। पानी के छींटे मशीनों पे न जाएं, सेफ्टी रहे और स्प्लैशिंग को रोकने के लिए। तो इन दो कारणों से हम यहाँ केसिंग को रखते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या इम्पल्स टरबाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, तो आंसर होगा नहीं। तो ये हाइड्रोलिक फंक्शन समझ में कम आ रहा है, परेशान ना हो, जब मैं आपको रिएक्शन टरबाइन पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि इम्पल्स टरबाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। केसिंग यहाँ पे ऑप्शनल होती है।
आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, उससे हाइड्रोलिक दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से केसिंग लगाया जाना चाहिए। तो अगर एग्जाम में सवाल आए तो आएगा तो कैसे आएगा? पहला सवाल आएगा, क्या इंपल्स टरबाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन होता है? तो ऑप्शन आंसर होगा नहीं। दूसरा, अगर आप पूछ ले कि इंपल्स टरबाइन में केसिंग क्यों लगाई जाती है, तो आंसर होगा ओनली फॉर प्रिवेंटिंग स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग मतलब छींटे उड़ना होता है। ओनली फॉर प्रिवेंटिंग स्प्लैशिंग एंड फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए दो चीज बस हो गया, हाइड्रोलिक फंक्शन। क्या देखना, यहां पे लिखा जाएगा केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म। कोई हाइड्रोलिक फंक्शन, नो हाइड्रोलिक फंक्शन। केसिंग यहाँ पे ऑप्शनल है, लगा सकते हैं, लेकिन लगाना चाहिए। ऑप्शनल बोलने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ लगाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और सर क्या बात है आप बताना चाह रहे हैं? दूसरी बात, अब हम एक चीज बात करते हैं गवर्निंग की। गवर्निंग समझते हैं हम, गवर्निंग। देखो इतनी बातें हो गई, अब मैं थोड़ा सा गवर्निंग की बात करता हूँ। गवर्निंग क्या होता है? देखो, आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा गवर्नर, कोई वर्ड है गवर्निंग। गवर्निंग का मतलब होता है कंट्रोल, 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 समझा आपको? अब क्या है देखिए, तो होता क्या है, हमने ये हाइड्रो पावर प्लांट बनाया, हमने ये हाइड्रो पावर प्लांट लगाया है, लेकिन ये हाइड्रो पावर प्लांट का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है फ्लूइड एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो? पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, किसी भी आवृत्ति की हो, या किसी फिक्स आवृत्ति की होनी आवश्यक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर देश में जब बिजली का उत्पादन किया जाता है तो किसी खास फ्रीक्वेंसी की बिजली का उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि जो उपकरण होते हैं, जैसे इसी कमरे में जो उपकरण लगे हैं, वो उपकरण एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए डिजाइन किए। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर हमारे उपकरण चलने में डिजाइन होते हैं? वो कुछ भी हो सकती है। जैसे इंडिया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बिजली का उत्पादन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी उपकरण हैं वो 50 हर्ट्ज पर चलने के लिए बने हैं। मैंने क्या बोला? फिक्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है? ये फिक्स फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है? इन इंडिया इट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। आप जो उपकरण होते हैं उनमें देख सकते हैं कि लिखा रहता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सर क्या ये 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में है? किसी और जगह पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इससे अलग भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इससे अलग भी हो सकता है। किसी और देश में 50 हर्ट्ज ना लेकर 60 हर्ट्ज हो सकता है, 70 हर्ट्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उस कंट्री पे डिपेंड करता है उसने कौन सा फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेगी, फिर उसके हिसाब से उसके उपकरण बनेंगे और उपकरण चलेंगे। अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहेगा तो जो उपकरण है वो काम करना बंद कर देंगे। अगर आप मुझसे पूछें, सर मान लीजिए मेरे पास एक बल्ब है, या बल्ब नहीं, मेरे पास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जो डिजाइंड है 50 हर्ट्ज के लिए। मैं कहा ठीक, और बिजली भी आ रही 50 हर्ट्ज के लिए, वो चलेगा? मैं कहा बिल्कुल चलेगा, 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइंड है, बिजली आ रही 50 हर्ट्ज की, चलेगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज की बिजली ना आए, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत कम हो जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाए, 49 हो जाए या 51 हो जाए, तो मैं बताना चाहता हूं जो उपकरण बनते हैं वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे चलने के लिए बने होते हैं। वो हमारे इंडिया 50 हर्ट्ज। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उपकरण एकदम काम करना बंद कर दे। लेकिन हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत चेंज हुई है, उपकरण काम तो करेगा, और उपकरण की क्षमता घट जाएगी, उपकरण की एफिशिएंसी घट जाएगी, उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं उपकरण अच्छे से काम करता रहे तो आपकी चाहिए बिजली जो है 50 हर्ट्ज या उसके एकदम नज़दीक की फ्रीक्वेंसी की मिले उसे। लेकिन अगर बहुत चेंज कर दीजिए, मान ली बिजली रिक्वायर्ड थी 50 हर्ट्ज की
और बिजली का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये 70 हर्ट्ज, तब उपकरण फेल कर जाएगा। फेल करने का मतलब उपकरण चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए एक बात समझनी होगी कि जब भी बिजली का उत्पादन होगा वो उत्पादन क्या होगा, एक फिक्स्ड हर्ट्ज की, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की बिजली का होगा। मतलब केवल बिजली का उत्पादन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजली का उत्पादन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर इससे क्या मतलब, इससे क्या बात आप बताना क्या चाहते हैं, सुनिए। देखो हमने क्या बताया, हम फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल को बाद में इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिक्स फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और इंडिया में फिक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ओके सर इसका मतलब क्या, देखो ये मान लो शाफ्ट है, यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी थी, ये फ्लूइड एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी, ठीक है। ये शाफ्ट को क्या मिल गई, ये मिल गई मैकेनिकल एनर्जी। शाफ्ट रोटेट किया, इसका मतलब क्या मिल गई, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इस शाफ्ट को बाद में जोड़ दूं जनरेटर से, जनरेटर से क्या मिलेगी हमको, क्या मिलेगी हमको, एनर्जी। तो आपको पता है कि इस जनरेटर में होता क्या है, देखिए जनरेटर में होता क्या है, जनरेटर में होता क्या है, देखिए ये है वो शाफ्ट, ये है वो शाफ्ट जो टरबाइन से आया है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाला, ये वाला शाफ्ट, वाला शाफ्ट। और इसी शाफ्ट पर हम लगा देते हैं, मान लीजिए क्या, कुछ कॉइल्स। इसमें हमने क्या किया, इसमें आर्मेचर बांध दिया हमने, इसमें आर्मेचर बांध दिया, ये आर्म कॉइल्स हैं। इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, मैकेनिकल का हूँ, कोई गलती हो जाए के लिए माफ़ कीजिए, है ओके। ये क्या है, ये कॉइल्स हैं, आर्मेचर। और ये जो रोटेट करेगा, क्योंकि शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, तो ये रोटेट कर रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस शाफ्ट को जिसके ऊपर कॉइल्स हैं, इस शाफ्ट को घेर दूंगा एक स्टेटर से। स्टेटर का मतलब क्या, स्टैटिक पार्ट, और इसमें लगा दूंगा पोल्स, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। सर आपने 6 पोल लिए हैं, 6 क्यों लिए, 8 लेते हैं, अरे कुछ भी ले सकते हो, इवन रहेगा, क्योंकि एक नॉर्थ के साथ एक साउथ जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ पोल 1 हो, नंबर ऑफ पोल 3 हो, नहीं, 2 4 6 8 10 12 आप बढ़ाते जाइए, कोई बात नहीं। ये पोल है, तो ये अंदर वाला पार्ट रोटर हो गया, बाहर वाला पार्ट स्टेटर, और ये है पूरा मिलाकर कहलाएगा अल्टरनेटर। क्या पैदा करने वाला, इलेक्ट्रिक। अब आपको पता है ये नॉर्थ है साउथ है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो आपको नहीं लगता इसके रोटेशन कारण ये जो कॉइल्स हैं, ये कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड काटेंगे। आपने पढ़ रखा है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, कंडक्टर में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और अगर उसका सर्किट कंप्लीट हो तो धारा ही बहने लगती है, और अगर विभवांतर बना, धारा बहने लगी, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई ना। बस यही होता है यहाँ पे। हम इसको रोटेट करा रहे हैं टरबाइन के माध्यम से इस शाफ्ट को, और इस शाफ्ट पे लगा हुआ है आर्मेचर, और अगर ये रोटेट करेगा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है उसे काटेगा, और काटने के कारण यहाँ हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगी, हमें कल। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ जो स्टेटर है उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स लगे हैं, पोल्स की संख्या, और जो ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसके आरपीएम, एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है। और आपने पढ़ा भी है, n बराबर 120 F अपॉन, एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, जहाँ n है आरपीएम, नंबर ऑफ पोल्स, F है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो बिजली उत्पन्न हो रही, पैदा हो रही, उसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक सर, इतना हमने समझा, फिर बताना क्या चाह रहा है। हमने कहा रुको देखो, एक बात बताओ, जो ऑल्टरनेटर आप सेलेक्ट करोगे, मान लो उसमें नंबर ऑफ पोल 6 हैं, कोई कहेगा नहीं मैं 6 वाला नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं 4 वाला करूंगा, ठीक है 4 वाला कर लो, 4 हैं। कोई कहेगा मैं 4 वाला नहीं, मैं 10 वाला करूंगा, 10 है। लेकिन जो भी सेलेक्ट करोगे, क्या वो ड्यूरिंग ऑपरेशन चेंज होगा, क्या नंबर ऑफ पोल अगर 6 थे तो क्या चलते चलते 10 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, नहीं, वो तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये चीज आपने जो सिलेक्ट की है वही रहेगी, इसका मतलब ये एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी, एक फिक्स्ड है, आपने सिलेक्ट कर ली।
अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, ये चीज़ कांस्टेंट का मतलब आरपीएम और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल। अब आपको ये भी पता है कि आपको तो ये फिक्स है, लेकिन उपकरण सही तरीके से काम करे इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी हैज टू बी फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स होना पड़ेगा, हैज टू बी फिक्स्ड। ये फिक्स हो गए है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है, ये फिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि बिजली जो पैदा हो वो एक खास फ्रीक्वेंसी की हो ताकि उपकरण कार्य करे। तो अब मेरा पूछना है आपसे, ये फिक्स है, ये फिक्स रखना पड़ेगा, और अगर इसे फिक्स रखना पड़ेगा बताइए तो भी क्या रखना पड़ेगा, फिक्स्ड। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि यदि आपको बिजली का उत्पादन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का करना है, अगर आपको बिजली का उत्पादन एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी करना है, आरपीएम भी क्या रखना पड़ेगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड का मतलब आप जब बिजली उत्पादन कर रहे होंगे आप क्या चाहेंगे, टरबाइन से का जो शाफ्ट है, टरबाइन का जो शाफ्ट है उसका आरपीएम चेंज हो कि ना हो। आंसर है चेंज ना हो, मतलब क्या रहे। लेकिन एक बात समझिए, आप जानते हैं, मैं पीछे जा रहा हूं फिगर पे, आप यहां पे देख रहे हैं नोजल से पानी जा रहा है, टकरा रहा है। अगर ये पानी जो टकरा रहा है आपको दिख ही रहा है, ये अगर एक निश्चित दर से टकराता रहे, एक निश्चित बल लगता रहेगा, और एक निश्चित बल लगता रहेगा, निश्चित बिजली का उत्पादन होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो जो लोड है, लोड 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 का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिकल लोड से, पावर प्लांट का लोड से, मेरे घर में मान लो 100 वॉट के 4 बल्ब लगे, केवल बल्ब है, पूरे घर में 4 बल्ब हैं 100 वॉट को मैं चारों ऑन कर देता हूँ, कितना लोड मैंने दिया, 400 वॉट। लोड का मतलब ये है। मैंने एक बल्ब बंद कर दिया, कितना लोड है, 300 वॉट। मैंने एक बल्ब ऑन किया, बाकी सब ऑफ रखा, कितना है, 100 वॉट। तो लोड का मतलब यही इलेक्ट्रिकल लोड है, मेरे घर का है। इसी प्रकार पूरे शहर का होगा। मान लीजिए एक पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट है जिससे उत्पन्न बिजली किसी एक खास हिस्से में जाती है, और उस खास हिस्से में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ बहुत सारे उपकरण हैं, वो जितने उपकरण चला रहे हैं वही क्या है, उस पावर प्लांट के लिए इलेक्ट्रिकल लोड है। क्योंकि वो जितना चलाएंगे पावर प्लांट को उतनी ज़्यादा बिजली पैदा करनी पड़ेगी। अगर उत्पादन वो कम जलाएंगे तो पावर प्लांट को बिजली कम बनानी पड़ेगी। लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल लोड से। अब एक बात बताओ, अगर आपके पावर प्लांट पे लोड आपने बढ़ा दिया, क्या किया, लोड आपने बढ़ा दिया, पावर प्लांट पर आपने लोड बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, हमारे घर में जो उपकरण चल रहे थे मैंने उनकी संख्या बढ़ा दी, तो पावर प्लांट को उतनी ज़्यादा बिजली पैदा करनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए लोड बढ़ गया। अगर आपने लोड बढ़ा दिया लेकिन यहाँ जो फ्लूइड है उसकी मात्रा वही रखी, कांस्टेंट रखी, बताइए शाफ्ट की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ी भी है, लोड बढ़ता है, शाफ्ट की स्पीड घटने लगती है अगर आप मतलब जो फिल्टर वहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा होगा आपने, अगर आप फ्यूल की मात्रा, ईंधन की मात्रा कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ ईंधन ना बोल के यहाँ डिस्चार्ज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पानी है, ईंधन ना बोला जाए उसको, पानी वो ईंधन थोड़ी है, पानी की मात्रा कांस्टेंट रखी जाए। लोड बढ़ाओगे तो स्पीड उल्टा बोला जाए, अगर आप लोड घटा दो तो स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी आपने देखा कि अगर स्पीड चेंज होगी चेंज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी बिजली की, तो हमारे उपकरण चलना बंद हो जाएंगे। आप देख रहे हो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्या हमारे उपकरण चलते रहेंगे, बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसका मतलब हम क्या चाहेंगे, स्पीड चेंज हो जाए, आप कहोगे नहीं, इस हम चाहते हैं स्पीड चेंज ना हो। अब वही चीज़ है गवर्निंग। गवर्निंग क्या है कि लोड चेंज हो, लोड बढ़े या लोड घटे, लोड बढ़े या लोड घटे। लोड जब बढ़े तो गवर्नर क्या करे, फ्यूल का मात्रा अर्थात डिस्चार्ज को इस प्रकार से बढ़ाए
स्पीड क्या बनी रहे, कांस्टेंट। लोड घटे तो गवर्नर क्या करता है, चार्ज की मात्रा इस प्रकार से घटाता है स्पीड क्या बनी रहे, और इसी को बोलते हैं गवर्निंग, बोलते हैं गवर्निंग। गवर्निंग क्या होती है, आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रखा है, वहाँ ये टॉपिक उसी का है लेकिन थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। गवर्निंग क्या है कि लोड के चेंज होने पर फ्यूल की मात्रा या डिस्चार्ज को इस प्रकार से चेंज हो करना, स्पीड क्या बनी रहे ऑल्टरनेटर की, इसे कहते हैं गवर्निंग। तो गवर्निंग मतलब कंट्रोल, इस पर कंट्रोल, फ्यूल की मात्रा पे कंट्रोल, किस प्रकार से कंट्रोल, ताकि स्पीड क्या बनी रहे, लोड गवर्निंग का ये मतलब। अब सवाल उठता है ये जो गवर्निंग है कहाँ की जाती है, मेरा आंसर होगा ये गवर्निंग की जाती है, तो करने को बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन एक जगह तो फिक्स है, कहाँ, जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब हमारे हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या कर रही हैं, बिजली का उत्पादन ही तो कर रही हैं। तो अगर ये बिजली का उत्पादन कर रही हैं तो मजबूरी है यहाँ पर कि बिजली फिक्स फ्रीक्वेंसी की हो, और अगर बिजली फिक्स फ्रीक्वेंसी की होना जरूरी है फिर गवर्निंग भी जरूरी है, गवर्निंग भी जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा गवर्निंग बारे में बता देता हूँ, गवर्निंग कहाँ कहाँ आवश्यक होती है। अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़े होंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, कोई भी उपकरण, कोई भी मशीन जो फ्रीक्वेंसी है, ये थीटा मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये आरपीएम, ये लगभग सभी मशीनों के लिए ये फ्रीक्वेंसी और आरपीएम में संबंध ऐसा मिलता है, ठीक है, ऐसा मिलता है। तब ये मैंने यहाँ काटवा दिया, कुछ कटे तो मैं सही कर देता हूँ। ऐसा होता, अब देखो आप यहाँ देखेंगे कि स्पीड जब बढ़ रही है, स्पीड जब बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ पर हैं, इस पॉइंट के संगत स्पीड ये है और फ्रीक्वेंसी ये है। आप इस पॉइंट पे पहुँचे, ये पॉइंट हायर स्पीड के संगत है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, हाई है। आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो एक खास आरपीएम पे मिल रही है, और इस आरपीएम को बोलते हैं सिंक्रोनस आरपीएम, सिंक्रोनस स्पीड, या डिज़ाइन स्पीड, तो मशीन को इसी स्पीड चलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या इसी को बोलते हैं रेटेड स्पीड, बोलते हैं रेटेड स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, डिज़ाइन स्पीड, रेटेड स्पीड, इतना मुझे मालूम है, और कोई नाम हो तो फिर पता नहीं, ठीक है, अगर आपको पता तो लिख लीजिएगा। एक चीज होती है रन अवे स्पीड, वो अलग चीज होती है, रन अवे स्पीड अलग चीज होती है, हाँ वो ये नहीं होती। सिंक्रोनस स्पीड, डिजाइन स्पीड या रेटेड स्पीड वो स्पीड होती है जिसके संगत मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, मतलब ये वो स्पीड जिस पर चलने के लिए मशीन को डिजाइन किया जाता है, और हम किस स्पीड चलने में डिजाइन करेंगे, जिस स्पीड पर एफिशिएंसी क्या आ रही हो, मैक्सिमम। ये एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी है। तो आपने देखा कि लगभग सभी मशीनें एक खास स्पीड पर ही मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रही हैं। तो अब हमारे मतलब एक इंजीनियर होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम मशीनों को इसी स्पीड पर काम कराएं या इसी स्पीड के इर्द गिर्द वाली स्पीड पे काम कराएं, ताकि एफिशिएंसी क्या मिले, ऑलमोस्ट। अगर स्पीड बहुत चेंज होगी तो एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा। तो आपने एक कारण ये देखा कि इस मशीनें एक खास स्पीड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है को उसी काम करना। लेकिन स्पीड तो आपने अभी लोड के घटने बढ़ने पर चेंज हो सकती है। अगर आपने गवर्नर लगा रखा है तो गवर्नर क्या करेगा, लोड के घटने बढ़ने पर फ्यूल या चार्ज की मात्रा प्रकार से कंट्रोल करेगा, क्या बनी रहेगी, और अगर स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या बनी रहेगी। कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण क्या है, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, आपने देखा स्पीड प्रोपोर्शनल, जहां पे आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बिजली यहां हो सकता है बिजली उत्पादन ना हो रहा हो, कुछ और भी हो रहा हो, कुछ और हो रहा हो, कुछ और भी नहीं, कुछ और हो रहा हो, यहाँ पे बिजली का उत्पादन ही हो रहा है। अगर बिजली का उत्पादन आप कर रहे हैं
फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए, ही होनी चाहिए। दूसरा केस ये है जहां पे गवर्निंग आवश्यक है, वहां भी गवर्निंग आवश्यक है, यहाँ भी गवर्निंग आवश्यक है, यहाँ भी गवर्निंग आवश्यक है, यहाँ भी गवर्निंग आवश्यक, ठीक है, ओके। अब आप समझ में आए गवर्निंग क्या होती, अभी आपने क्या समझा, गवर्निंग क्या होती है, गवर्निंग आवश्यक क्यों है। अब हम समझेंगे गवर्निंग कैसे करते कैसे हैं, किसकी, पेल्टन टरबाइन की या इम्पल्स टरबाइन की। फिर उसके बाद जब रिएक्शन टरबाइन पढ़ेंगे, रिएक्शन टरबाइन में कैसे गवर्निंग करते हैं वो भी सीखा जाए, ठीक है। अब देखो अगला, देखो गवर्निंग कैसे करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे पेल्टन टरबाइन में, पेल्टन टरबाइन में, पेल्टन टरबाइन बोलो या इम्पल्स टरबाइन बोलो, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन में या पेल्टन टरबाइन में, आप जानते हो कि इम्पल्स टरबाइन में की बहुत सारे हैं, पेल्टन टरबाइन भी उसका एग्जाम्पल है, लेकिन जो काम पेल्टन टरबाइन में होगा वही लगभग सभी इम्पल्स टरबाइन में होगा। पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, द हेल्प ऑफ स्पीयर रॉड या स्पीयर, द हेल्प ऑफ स्पीयर रॉड, स्पीयर रॉड की, वो आप याद होगा ना पेल्टन टरबाइन में जो पेनस्टॉक से नोजल आया था, नोजल में एक भाला था, भाले को आगे पीछे में कर रहा था, बस वही है तो स्पीयर रॉड। और सर जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं, जैसे मतलब आपने कहा फ्रांसिस, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस, कपला प्रोपेलर, कपलान, इन सब में मतलब जो देखो सभी रिएक्शन टरबाइन है, इन सब में, इन सब में जो गवर्निंग होती वो होती विद द हेल्प ऑफ विकेट गेट, विद द हेल्प ऑफ, द हेल्प ऑफ विकेट गेट, विकेट गेट या गाइड वेन, द हेल्प ऑफ गाइड वेन, गाइड वेन। और इसी गाइड वेन को टरबाइंस में, इंडक्शन टरबाइन में क्या नाम देते हैं, विकेट गेट, विकेट गेट, विकेट, है। आपको याद रखना पेल्टन टरबाइन विद द हेल्प ऑफ स्पीयर रॉड और रिएक्शन टरबाइंस में विद द हेल्प ऑफ गाइड वेन, या ये महत्वपूर्ण, ठीक है। मैं आपको पेल्टन टरबाइन में समझाता हूँ, पहले रिएक्शन टरबाइन जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करने करेंगे, ठीक है। सर हमारे एग्जाम में गवर्निंग पूछता होगा कायदे से, नहीं नहीं पूछता, लेकिन चूंकि हम टरबाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जान लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, सर कैसे करेंगे गवर्निंग, जरा बताइए हमको, हमने गवर्निंग कैसे करते हैं उसके लिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको। आपने जरा देख रखा है, मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझाने में आराम रहे मुझे। तो गवर्निंग कैसे करते हैं, तो पेल्टन टरबाइन में, ये पेल्टन टरबाइन का स्टॉक है, ये नोजल है, और इसमें से पानी निकलेगा, सारा निकल रहा है, टकराएगी ब्लेड। और ये है पेल्टन टरबाइन का, मैं बहुत सारे ब्लेड नहीं बना रहा हूँ, आप समझदार हैं कि बहुत सारे है, और भी ब्लेड, आप समझदार हैं, जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये पानी टकराएगा, एक बात सम बताओ, आपको गवर्निंग करनी है, आपको क्या करना है, गवर्निंग करनी है, लेकिन पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बिजली उत्पादन हो, जो बिजली उत्पादन हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनी रहे। लेकिन एक और चीज, आप क्या ये चाहेंगे कि गवर्निंग करने के दौरान ये जो पेल्टन टरबाइन है, आपको पता है, आपको पता है कि पेल्टन टरबाइन की हम कितनी, आपने पढ़ रखा है 1 प्लस के क्या है, ब्लेड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, 1 प्लस के कॉस थीटा, थीटा क्या है, ब्लेड एंगल एट द एग्जिट, ब्लेड एंगल एट द एग्जिट। ये एफिशिएंसी किस शर्त पे मिलती है, जब आपके u का मान बाई टू होता है, या u बाई v का मान कितना होता है, 0.5, क्या आपने पढ़ रखा है, 0.5, 0.5 है ये, फाइव, ठीक है, ओके। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड रेशियो, AU
0.5 सैद्धांतिक तौर पे ये होता है, इन रियलिटी में इतना नहीं रखा जाता। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में इसका मान क्या होता है 0.46। जेईई में पूछा भी गया है ये। सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे, अगर ये नहीं है तो इसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम एफिशिएंसी की ये शर्त, ये वाली है ये वाली, दोनों में से कोई भी कर लो, अगर ये शर्त मेंटेन रहेगी तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम बनी रहेगी। तो अगर हम गवर्निंग कर रहे हैं तो गवर्निंग करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना होगा हमारी ये शर्त भी मेंटेन रहे, ये चेंज ना हो जाए, वरना क्या होगा, गवर्निंग तो हो जाएगी पर एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं रहेगी, एफिशिएंसी हट जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, तो फिर क्या करें, हमका देखो, ये जो P है, ये Q/V, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको फिक्स रखना है। इसको KU फिक्स रखने का मतलब क्या है, KU फिक्स रखने का मतलब Q/V का मान फिक्स रखना। एक बात बताओ, ये U जो है ये किस पर डिपेंड करता है, जो दो, ये U जो है ये होता है πDN/। अब जरा नोटिस कीजिए, अब जरा नोटिस कीजिए, अगर आप तो गवर्निंग करने जा रहे हैं, अगर आप गवर्निंग करने जा रहे हैं तो ये जो आरपीएम है ये क्या रखेंगे, गवर्निंग करने का पर्पस होता है ये आरपीएम क्या रखना, कांस्टेंट, मतलब इसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। व्हील का डायमीटर तो गवर्निंग के दौरान चेंज हो नहीं जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब गवर्निंग के दौरान ये यू क्या रहेगा, गवर्निंग के दौरान। और साहब आपको ये वैल्यू का मान कांस्टेंट रखना है, ताकि कांस्टेंट रखना है, और कितना रखना है, ये वैल्यू, या ये या ये, तो भी आप समझ सकते हैं, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त बनी रहे। और अगर आपको ये कांस्टेंट रखना है, ये गवर्निंग में ये भी कांस्टेंट रहेगा, भाई ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं ये भी क्या रहेगा, ऑल्सो हैज टू बी, ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग कर रहे हैं इस प्रकार से, अगर आप पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग कर रहे हैं इस प्रकार से कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त मेंटेन रहे, तो वेलोसिटी ऑफ जेट भी क्या रहेगा। अब आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब, हम देखो आप क्या पढ़ रहे थे, गवर्निंग, देखो आप जान रहे थे कि जब लोड चेंज होगा, मतलब लोड बढ़ेगा तो आपको क्या बढ़ाना है, चार्ज। और जब लोड घटेगा गवर्निंग में, लोड जब घटेगा तो आपको क्या घटाना है, चार्ज। कौन सा डिस्चार्ज, ये जो पानी आ रहा है इसका, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, आपने देखा पेल्टन टरबाइन में डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ जेट टू वेलोसिटी ऑफ जेट। एक बात बताओ, डिस्चार्ज यहां बढ़ाना है, चार्ज यहां घटाना है, लोड घटने से घटाना है, लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज चेंज करना है तो कितने तरीके हैं, तो एरिया चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज कर दो, दोनों चेंज कर दो, 3 तरीके कर सकते, या ये चेंज कर दो, या ये चेंज कर दो, दोनों चेंज कर दो, चार्ज चेंज हो जाए। लेकिन अभी आपने देखा कि गवर्निंग करने के दौरान यदि आप एफिशिएंसी की, मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो शर्त वो मेंटेन रखेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ जेट तो भी क्या होना पड़ेगा। इसका मतलब अब हमारी मजबूरी है कि ये क्या रहे, कि हम, क्योंकि अगर ये चेंज होगा ये बदल जाएगा, ये बदल गया फिर ये कांस्टेंट रखते हुए भी ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त चेंज हो गई, फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम से कम मिलेगी, गवर्निंग तो हो जाएगी पर एफिशिएंसी मैक्सिमम से। अब आप बताओ, अगर ये फिक्स रहेगा डिस्चार्ज चेंज होने के लिए, अब बचा कौन जिसको माध्यम से हम डिस्चार्ज चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब है अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज घटाएंगे, इसका मतलब
क्या क्या घटाएं। यहाँ पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग के दौरान चार्ज को कंट्रोल करते हैं केवल एरिया मतलब जो फ्लूइड आ रहा है उसका एरिया, ठीक है, जो फ्लूइड आ रहा है उसका एरिया। अच्छा सर, ऐसा हमने कहा, इसका मतलब यहाँ हमारी मजबूरी हो जाती है कि गवर्निंग केवल एरिया को चेंज करके करना, और अगर एरिया चेंज करना, इस फ्लूइड का जो आ रहा है उसका एरिया चेंज करना, आपको गवर्निंग कैसे करनी होगी? द हेल्प ऑफ स्फीयर रॉड। विद द हेल्प ऑफ स्फीयर रॉड का मतलब क्या सर? देखो, अगर आपका मान लो ये है स्फीयर रॉड, और ये है पेन स्टॉक का नोजल। अब आप देख रहे हो कि जो नोजल का मुंह था, नोजल के मुंह को पार्शियली क्लोज कर दिया है इस स्फीयर ने। तो एरिया जितने एरिया से फ्लूइड निकल रहा था वो एरिया बढ़ गया है, घट गया है। इसका मतलब यहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा। और एरिया कम कहाँ करना होता है? जब लोड घटा हो, जब लोड घटा हो। इसका मतलब ये भाला जो पीछे रहा होगा, ये भाला जब पीछे रहा होगा और जैसे ही लोड घटा होगा, गवर्नर ने इस भाले को आगे की ओर धक्का मारा होगा इस प्रकार से कि आगे आ जाए और नोजल के माउथ को पार्शियली क्लोज। ऐसा करने से क्या होगा? जो फ्लूइड के निकलने का जो रास्ता है, मतलब जो एरिया, वो घट जाएगा। और एरिया घट गया, फ्लूइड घटने से एरिया घट गया, और इस प्रकार से एरिया घटा, क्या बनी रहेगी? तो आपने देखा, जब लोड घटता है, गवर्नर जो हम थ्योरी मशीन पढ़ते हैं वो वाला गवर्नर, वो गवर्नर क्या करेगा? वो गवर्नर सर्वो मोटर के माध्यम से, गवर्नर जो होगा सर्वो मोटर के माध्यम से इस भाले को आगे करेगा। और जैसे ये भाला आगे गया, इसने एरिया को हटा दिया, और एरिया घटने से क्या हुआ? डिस्चार्ज हमारा घट गया। और डिस्चार्ज लेकिन वेलोसिटी सेम रही, चार्ज घट गया और डिस्चार्ज घट गया, परंतु इस क्या बनी रहेगी? लेकिन यही उल्टा हो, मान लोड हमारा बढ़ा हो, ये है भाला, ये है नोजल। देखो ये क्या है? ये है जब लोड बढ़ा होगा, लोड बढ़ा, जब लोड बढ़ा तो गवर्नर ने ये भाला जो आगे था उसे पीछे खींच दिया। और पीछे खींचने के कारण क्या हुआ? ये मुंह जो है खुल गया, भाला पीछे हो गया, और इससे एरिया बढ़ गया। मतलब चार्ज बढ़ गया, परंतु स्पीड क्या बनी रही? कांस्टेंट। और इस प्रकार हमने गवर्निंग कर ली। तो आपने देखा पेल्टन टरबाइन में गवर्निंग विद द हेल्प ऑफ स्फीयर रॉड या भाले की मदद से क्यों करते हैं? पेल्टन टरबाइन में हमको डिस्चार्ज को घटाना बढ़ाना है एरिया चेंज करके, ताकि स्पीड क्या बनी रहे? कांस्टेंट। हम स्पीड क्यों कांस्टेंट बनाए रखना चाहते हैं? ताकि ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की शर्त है KU, ये वैल्यू क्या बनी रहे? फिक्स बनी रहे। और ये फिक्स बनी रहेगी तो एफिशिएंसी क्या बनी रहेगी? मैक्सिमम। तो इसलिए हम यहाँ पे भाले की मदद से गवर्निंग करते हैं। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में पढ़ेंगे, हम वहाँ देखेंगे रिएक्शन टरबाइन में ये नहीं होगा। रिएक्शन टरबाइन में गवर्निंग तो होगी, फ्लूइड के घटने बढ़ने पर डिस्चार्ज को चेंज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ गाइड वेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विकेट गेट करेंगे। वहाँ पे भाले वाला काम आप समझ रहे होंगे, है बात, आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो ये थी गवर्निंग किसकी? पेल्टन टरबाइन की, ठीक है। अब एक बात और समझ लेते, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, फिर होता है। अब देखो, एक चीज होती है रन अवे स्पीड। क्या होती है? रन अवे स्पीड।
रन अवे, तो रनवे नहीं है, रन अवे, रन अवे। देखो ये क्या होती है समझते हैं हम लोग। देखो होता क्या है, ये जो पेल्टन टरबाइन है, समझो बात को, मान लो ये पेल्टन टरबाइन का रनर है, कोई भी टरबाइन का रनर है, ये ब्लेड पानी आकर टकरा रहा है। एक बात बताओ, अगर अभी आपने पढ़ा कि अगर लोड घट जाता है, लोड घट जाता है पावर प्लांट पे या टरबाइन पे, और गवर्नर ना हो, मान लो लोड घट जाए परंतु गवर्नर ना हो, लोड घटने पर स्पीड क्या होती है, बढ़ती है शाफ्ट की। कब, जब जो फ्यूल आ रहा है या पानी आ रहा है वो समान मात्रा में आ रहा हो, बड़े ना, बस हमारा ये चीज़ कांस्टेंट बनी रहे, और लोड घट जाए तो स्पीड बढ़ती है। अच्छा बताओ, लोड जितना घटेगा स्पीड उतना ही बढ़ेगी, लेकिन आप कहोगे सर ये तो तब होगा ना जब गवर्नर ना लगा हो। गवर्नर अगर लगा है तो लोड घटते ही वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कम कर देगा और स्पीड क्या बनी रहेगी, हमने कहा। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं बद से बदतर कंडीशन की। बद से बदतर कंडीशन का मतलब क्या, वो सारी कंडीशन जो शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाएं। शाफ्ट की स्पीड कैसे बढ़ सकती है, दो कंडीशन में। पहला कंडीशन, लोड कितना हो जाए, लोड कितना हो जाए टरबाइन पे, लोड जीरो हो जाए, मतलब नो लोड, नो लोड कंडीशन, टरबाइन चल रही है, नो लोड कंडीशन। और गवर्नर जो ऐसी लोड घटेगा, स्पीड बढ़ रही होगी, इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नर होगा वो गवर्नर हमने हटा दिया है, गवर्नर फेल हो जा रहा है, गवर्नर फेल हो जा रहा है, या गवर्नर हमारा लगाया ही नहीं है, गवर्नर नो, नो गवर्नर मतलब नॉट वर्किंग। ठीक है, तो अब आप समझो, अगर लोड जीरो है, मतलब जीरो, नो लोड कंडीशन है, और गवर्नर फेल हो जा रहा है, गवर्नर डिस्कनेक्टेड है, गवर्नर फेल हो गया है या गवर्नर डिस्कनेक्टेड है, एक बताओ, लोड जीरो और गवर्नर डिस्कनेक्टेड है या गवर्नर फेल हो गया, बताओ, लोड जीरो हो गया, लोड कम नहीं हुआ, लोड जीरो हो गया, फिर बढ़ेगी, भयंकर बढ़ेगी, भयंकर बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, कितना मैक्सिमम हो सकती है, और कितना मैक्सिमम होगी वो डिपेंड करेगा कितना डिस्चार्ज आ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर लोड जीरो है और गवर्नर डिस्कनेक्टेड है या गवर्नर फेल हो गया है, इस कंडीशन में तो स्पीड होगी, क्या होगी, यही मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, इस स्पीड पर गवर्नर हमारी मशीन फेल हो जाए। ठीक है, यही मैक्सिमम स्पीड तो आएगी टरबाइन में, यही कहलाती है रन अवे स्पीड। क्या कहलाती है, रन अवे, सॉरी रन अवे। आप समझ में आई, एक जब भी रन अवे स्पीड की बात करे एग्जामिनर, दो बातें बोलेगा, क्या बोलेगा, नो लोड, क्या बोलेगा, फिर क्या बातें बोलेगा, कौन सी स्पीड है, स्पीड व्हेन नो लोड, लोड क्या है ही नहीं, जीरो लोड है, और गवर्नर क्या है, गवर्नर डिस्कनेक्टेड है या गवर्नर फेल हो गया, गवर्नर फेल हो गया, मतलब गवर्नर काम नहीं कर रहा है। नो लोड और गवर्नर के फेल होने की कंडीशन में जो स्पीड होती है टरबाइन की वो मैक्सिमम हो जाती है, और वही स्पीड कहलाती है रन अवे स्पीड, रन अवे स्पीड। इसका नाम रन अवे क्यों पड़ा है मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, रन अवे मतलब दूर भागना, दूर भागना। ठीक है, अब इतनी बात समझिए, अभी आपने बस क्या समझा कि रन अवे स्पीड किस कंडीशन में आएगी, जब लोड क्या होगा, जीरो, गवर्नर क्या होगा, डिस्कनेक्टेड या फेल्ड। ठीक है, लोड जीरो होगा ऐसे बोलता है, लोड जीरो होगा, नो लोड होगा, या लोड सडनली ट्रिप्स, ट्रिप का मतलब जीरो हो जाना, कट जाना। ठीक है, ये होता, तो लोड ट्रिप कर गया है, लोड जीरो हो गया है, लोड नहीं है, जब भी बोले, और साथ में बोल दे गवर्नर फेल हो गया है, गवर्नर डिस्कनेक्टेड है,
समझ जाना कि रन अवे स्पीड। अब इस रन अवे स्पीड के बारे में थोड़ा सा और बात करें। देखो एक बात समझो, मान लो हम पेल्टन टरबाइन की बात कर रहे हैं। ये मान लो ये एक्सिस है और इस एक्सिस पे हमारा है क्या, ब्लेड स्पीड। क्या है, ब्लेड स्पीड। और इस एक्सिस पर है इफ। तो इस पे जो कर्व आता है, आता है ऐसा। अब मैं बात करता हूं, ये बताओ इस पॉइंट के संगत, यहां पे इस पॉइंट के संगत u क्या है, ब्लेड स्पीड क्या है और इफिशिएंसी क्या है। यहाँ तो ना ये पॉइंट दोनों एक्सिस का मूल बिंदु है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड ब्लेड की 0 है और क्या है, इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पर क्या ब्लेड की स्पीड क्या 0 है, नहीं ये 0 नहीं, कुछ वैल्यू है, भी मैं लिखता हूँ क्या है। और क्या यहाँ एफिशिएंसी 0 है, यस में यहाँ। तो अब बात ये उठती है, यहाँ एफिशिएंसी क्यों 0 है और स्पीड 0 है, यहाँ ऐसा क्या है। देखो आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर ये धारा आकर टकराए, धारा की वेलोसिटी क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी क्या है। चोर और पुलिस वाली कहानी आपको याद होगी कि अगर जो चोर है मतलब जो थीफ है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 40 है और जो पुलिस है उसकी वेलोसिटी 50 है, क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यस पकड़ लेगी, क्योंकि ये इसकी तुलना में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी। चोर अगर पहले निकला है, पुलिस पीछे पीछे निकली है, तो कभी ना कभी तो पकड़ लेगी। लेकिन अगर ऐसा होता, चोर 40 पे पुलिस भी 40 पर, क्या कभी चोर और पुलिस आपस में चोर को पुलिस पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी, बल्कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कांस्टेंट बनी रहेगी। चोर 4 कदम चलेगा तो पुलिस भी 4 कदम चलेगी और दूरी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। उल्टा हो जाए, ये मान लीजिए 50 और ये 40, अब जितनी स्पीड पुलिस की उसकी तुलना में चोर की ज़्यादा है, तो चोर को पुलिस पकड़ पाएगी, कभी नहीं पकड़ पाएगी, बल्कि उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। चोर 5 कदम चलेगा, पुलिस 4 कदम बढ़ेगी, चोर 5 कदम पुलिस 4 कदम, तो बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो आपने देखा इस केस में और इस केस में कभी भी पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगी, इसी केस से पकड़ पाएगी। अब आप बताओ, ये जो पानी आ रहा है नोजल से, ये ब्लेड पे टकराएगा, अब तो बल लगाएगा, सही बात है कि नहीं, अब तो बल लगेगा। और ये पानी प्लेट पे कब टकराएगा, जब इस क्या हो, जेट की स्पीड ब्लेड की स्पीड से क्या हो, ज़्यादा हो। अगर अगर v का मान 0, सॉरी v का मान कर, अगर u का मान 0, अगर u का मान 0, पहला केस। अगर इस v का मान, जेट का मान, सॉरी u का मान, v और u बराबर हो, मतलब ये जो ब्लेड की स्पीड, है ये इसके बराबर है। बताओ क्या ये जेट इस ब्लेड पे टकरा पाएगा, ये वाली स्थिति हो, कभी नहीं टकरा पाएगा। इसीलिए देखो यहाँ क्या है, जब टकराएगा नहीं तो कोई बल नहीं, जब कोई बल नहीं तो कोई पावर ट्रांसमिटेड नहीं, कोई पावर ट्रांसमिटेड नहीं तो एफिशिएंसी क्या होगी, इसका मतलब यही वो कंडीशन है। u बराबर जब v होगा, u बराबर जब v होगा तब एफिशिएंसी क्या होगी। सर उल्टा कर लीजिए, अगर इस u का मान v से ज़्यादा हो तो हमका तब भी कभी नहीं टकराएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन बनेगी। ये सारी कंडीशन इधर की होंगी। इसका मतलब क्या, हाँ u बराबर v है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर है v के बराबर है v के। ये एक्सिस तो u एक्सिस है और यहाँ पे इस पॉइंट पर u का मान किसके बराबर है, v के, इसका क्या है। अच्छा ठीक है सर, आपने जो बताया इस पॉइंट पर एफिशिएंसी 0 होगी, बराबर v होगा, पानी टकराएगा ही नहीं ब्लेड पर,
इससे कोई पावर फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। इसके आगे वाले कंडीशंस पे इफिशिएंसी वाला कर्व ही नहीं, मतलब इफिशिएंसी 0 है। कम क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन होगी पानी प्लेट पे टकराएगा ही नहीं, इसलिए बल नहीं तो फोर्स, बल नहीं तो पावर ट्रांसमिटेड नहीं, पावर ट्रांसमिटेड नहीं तो इफिशिएंसी 0। लेकिन सर इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर इफिशिएंसी क्यों 0 है? तो देखो, अगर ये ब्लेड फिक्स होती, ये ब्लेड फिक्स होती मतलब यू क्या होता? 0। यू क्या होता? 0। तो ब्लेड फिक्स होती है तो आपने पढ़ रखा है, जब ब्लेड फिक्स होगी पानी टकराएगा, टकराएगा बल लगाएगा, पर बल प्लेट तो मूव नहीं कर रहेगी। जब प्लेट मूव नहीं करेगी बल लगेगा पर विस्थापन नहीं होगा। बल है परंतु विस्थापन नहीं है, विस्थापन 0 है। बल गुणे विस्थापन का वर्क डन कितना आएगा? इसलिए यहां पर वर्क डन 0, इसलिए इफिशिएंसी। सर ये बात समझ में आई। अब आप बताइए, ये मैक्सिमम इफिशिएंसी वाली बात जो है, यहाँ पे इफिशिएंसी मैक्सिमम है, यहाँ इफिशिएंसी, ये मैक्सिमम इफिशिएंसी जो है इसका मान कितना होगा और इसकी शर्त पे है, आपने पढ़ रखा है पेल्टन। मैक्सिमम इफिशिएंसी पेल्टन टरबाइन में कब मिलती है? जब यू का मान क्या होता है? V बाई, और ये कौन सी एक्सिस है? यू एक्सिस। तो इस पॉइंट पर यू का मान क्या होगा? इस पॉइंट पर यू का मान होगा V/2। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है? V/2। और इस पर इफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी है? इफिशिएंसी कितनी होती है? आपने पढ़ रखा है 1 + k cos थीटा, ये वैल्यू वहां पर ही होगी, प्लस k cos थीटा बाई 2, 1 + k cos थीटा बाई 2। अब आप समझो, अब आप यहां समझो, ये हो गया। लेकिन ये केस तब होता है जब आप फ्रिक्शन वगैरह को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में फ्रिक्शन होता है, रियलिटी में फ्रिक्शन होता है, इसलिए ये जो डायग्राम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो, रियल केस में कर्व ऐसा मिलता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, रियल केस में कर्व थोड़ा, मैक्सिमम इफिशिएंसी का मान जो होता है वो बढ़ा कि घटा? आप देखो घटा, पहले इतना था अब इतना। मैक्सिमम इफिशिएंसी रियल केस में थोड़ा सा घट गई। और मैक्सिमम इफिशिएंसी की जो शर्त है वो यहाँ शिफ्ट हो, पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे यू का मान क्या था? V। यू का मान V/2, यू का मान V/2 का मतलब के यू कितना? के यू मतलब U/V कितना? 0.5 का मतलब इस पॉइंट के संगत, इस पॉइंट के संगत के यू कितना है? 0., और इस पॉइंट के संगत के यू का मान जो है वो, इसीलिए मैंने कहा रियलिटी में 0.5 नहीं होता जो मैक्सिमम कर्व के रिस्पेक्ट में, बल्कि कितना होता है? 0.। इन एग्जाम में ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये देगा, दोनों दे दे तो आप इसको प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है? ये बात भी आप याद रखिएगा। और आप देख रहे हैं कि इस स्पीड पर, स्पीड मतलब सॉरी, जब u का मान क्या है? v के बराबर, u का मान क्या है? v के बराबर। ये u क्या है? ब्लेड स्पीड। u क्या है? ब्लेड स्पीड। आपने देखा जब u का मान v के बराबर है तो क्या इस जेट का इस ब्लेड साथ टकराव होगा? नहीं, टकराव नहीं होगा। और अगर टकराव नहीं होगा तो ये जेट है, ये ब्लेड है, ब्लेड आगे आगे जेट पीछे पीछे, उसके बीच की दूरी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट, कभी टकराव नहीं। इसका मतलब क्या? ब्लेड विल रन अवे फ्रॉम, ब्लेड जेट से दूर भागेगी। इसलिए यही जो स्पीड है, यही जो स्पीड है, ब्लेड की वो स्पीड, ब्लेड की वो स्पीड जिस पर जेट दूर भागेगा, जिस पर जेट दूर, सॉरी, ब्लेड की वो स्पीड जिस पर जेट, सॉरी, ब्लेड की वो स्पीड जिस पर ब्लेड जेट से दूर भागे, कांटेक्ट कभी ना होने दे, वही स्पीड कहलाएगी रन अवे। सर रन अवे स्पीड कैसे निकाल लेंगे? जरा देखते हैं। देखो,
तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, तो हुआ क्या, देखो आप जानते हो ये पेरिफेरल वेलोसिटी है, इसका मान क्या होता है पाई डी एन बाई सी। देखो डायमीटर कांस्टेंट का मतलब ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक खास ब्लेड स्पीड पे खास आरपीएम। यस, तो जब जब आपका ये u जब आपका ये u कितना होगा बाई 2, u का मान कितना होगा बाई 2, उस समय जो आपका ये आरपीएम होगा, ये आरपीएम होगा सिंक्रोनस आर, डिजाइन आरपीएम। क्या होगा डिजाइन आरपीएम। और जब ये आपका u के बराबर होगा v के बराबर होगा v के, ये u आपका किसके बराबर होगा v के, तब ये जो आपका आरपीएम होगा ये क्या होगा होगा रन अवे। अब आप चाहें तो रन अवे स्पीड और रन सिंक्रोनस स्पीड में संबंध देखेंगे, या रन अवे आरपीएम और सिंक्रोनस आरपीएम में संबंध देख लीजिए। आप पाएंगे यहाँ पर दोनों जब कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपका रन अवे इस आरपीएम जो है ट्वाइस है, दुगना है, रन अवे जो आरपीएम है दुगना है का रन अवे ट्वाइस ऑफ, आप दोनों को मिला के शेयर करके, इसका मतलब पेल्टन टरबाइन में जो रन अवे आरपीएम, रन अवे स्पीड, रन अवे आरपीएम या रन अवे स्पीड भी बोल देते हैं, रन अवे स्पीड क्या है सिंक्रोनस स्पीड और दुगनी है, लेकिन दुगनी नहीं होती, दुगनी थोड़ा सा कम होती है 1.85 ऐसे होती है, तो आप 1.85 को दुगना मान सकते हैं, रियलिटी में 2 के आसपास होती है। तो आपने क्या क्या समझा, गवर्निंग समझी, आपने क्या समझा रनअवे स्पीड समझी। अब जो है थोड़ा सा बातें जब रिएक्शन टरबाइन करेंगे, थोड़ा सा बातें जब रिएक्शन टरबाइन करेंगे और कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी बातें आपने समझ ली, बाकी बातें हम लोग करेंगे